उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ हो रहा है और खासतौर से सरकार और सत्ताधारी जो इस समय संगठन है उसके लिहाज से बहुत सारी बातें राजनीतिक मानचित्र पर बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। जब देखिए तब हर किसी का निष्कासन हो रहा है, किसी 3 विधायकों का भी निष्कासन हो जाता है, कभी किसी को पकड़ लिया जाता है। लेकिन जनाब इन सारी चीजों में जो एक बात देखने को मिल रही है, ये सिर्फ ब्रेन वॉश करने की कहीं कोशिश तो नहीं की जा रही है। क्योंकि एक तरफ उत्तर प्रदेश के आईजी लॉ एंड ऑर्डर ए सतीश गणेशन वो ये कहते हैं कि तोताराम जी को गिरफ्तार कर लिया गया है और ठीक उसी तरफ दूसरी तरफ मैनपुरी की कोतवाली में तोताराम जी रिहा हो जाते हैं। यानी कितना बड़ा कम्युनिकेशन गैप है। एक तरफ गणेशन साहब कहते हैं कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, दूसरी तरफ तोताराम खुद कहते हैं कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। ये क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, ये एक बड़ा सवाल है। कितना बड़ा कम्युनिकेशन गैप है, ये अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल है। और बूथ कैप्चरिंग जैसा आरोप लगा तो क्या निजी मुचलके पर तुरंत 4 घंटे के भीतर ही उनको रिहा कर दिया गया? यानी कि क्या दो तरफा कानून होता है? एक आम इंसान अगर गिरफ्तार किया जाता, क्या बूथ कैप्चरिंग के आरोप में उसको तुरंत ही बाहर कर दिया जाता? यहां पर मामला तोताराम जी का था तो फिलहाल ये हम कह सकते हैं कि 4 घंटे में ही तोता पिंजड़े से फुर्र हो गया और सरकार को पता ही नहीं। एक लंबी फहरिस्त है पिछले दिनों जो कुछ हुआ और पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश में सरकार और संगठन को लेकर, और खासतौर से जिला पंचायत के चुनावों के बाद में चर्चा का बाजार अलग अलग तरीकों से गर्म है। फिलहाल हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं और ये तस्वीर दोपहर की है जब तोताराम जी को गिरफ्तार किया गया। आप देखिए तोताराम जी अपनी बयानी कर रहे हैं और पीछे आरक्षी जन जो है वो मुस्कुरा रहे हैं। यानी कि पूरा मनोरंजन तोताराम जी कर रहे हैं कोतवाली में खड़े होकर। सुनिए जरा उनको, ये 2 विजुअल आपको दिखा रहे हैं। ये वो मंच है जहां से तोताराम जी को गिरफ्तार किया गया। ये देखिए ये वो दृश्य, और दूसरा दृश्य कोतवाली का है। पत्रकार बार बार सवाल कर रहे हैं उनसे और वो क्या कह रहे हैं हम आपको सुनवाते हैं। और तस्वीरें हम आपको ये भी दिखा रहे हैं साथ ही साथ कि किस आरोप में उनको गिरफ्तार किया गया था। तो पहले वो विजुअल उस कोतवाली के जहां पर तोताराम जी को लेकर आया गया और क्या कुछ उन्होंने कहा, पहले तो ये विजुअल आप देखिए। ये वो दृश्य हैं, तोताराम जी फरमा रहे हैं कि उनको गिरफ्तार नहीं है। ये दूसरा दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर तोताराम जी बैठे हुए। अच्छा कुछ कहा था तो फिर गिरफ्तार आपकी पार्टी की सरकार? मैं गिरफ्तार हूँ नहीं। अच्छा आपकी पार्टी की सरकार गिरफ्तार नहीं। अच्छा गिरफ्तार नहीं है तो कोतवाली में क्या कर रहे हैं? शिवपाल सिंह यादव ने भी आपको जाने के लिए कहा और कहा कि आचार सभी मानेंगे, उससे कुछ नहीं गलत है। तो आप गिरफ्तार नहीं हुए अभी? लेकिन आप लोग दिखाई दे रहे हैं, जो दिखाई दे रहे हैं वो नहीं। अभी आप पुलिस की नहीं, आप कोतवाली क्या करने आए हैं मंत्री जी? ठीक है तो बता दीजिए भैया, कोई डीएमएसपी को कि इनको गिरफ्तारी हो जाए, सब आरोप तो लगा था उनके लोग। अच्छा कुछ कहा था तो फिर गिरफ्तार आपकी पार्टी की सरकार? मैं गिरफ्तार हूँ नहीं। अच्छा आपकी पार्टी की सरकार? गिरफ्तार नहीं। अच्छा गिरफ्तार नहीं है तो कोतवाली में क्या कर रहे हैं? शिवपाल सिंह यादव ने भी आपको जाने के लिए कहा और कहा कि आचार सभी मानेंगे, उससे कुछ नहीं गलत है। तो आप गिरफ्तार नहीं हुए अभी? लेकिन आप लोग दिखाई दे रहे हैं, जो दिखाई दे रहे हैं वो नहीं। अभी आप पुलिस की नहीं, आप कोतवाली क्या करने आए हैं मंत्री जी? ठीक है तो बता दीजिए भैया, ठीक है कोई इन तस्वीरों को अगर आप देखेंगे, इन बयानों को आप देखेंगे, इन भाव भंगिमाओं को आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पूरा का पूरा जो नजारा है, पूरी की पूरी जो तस्वीर है, सब कुछ बिल्कुल साफ साफ समझ में आ जाएगी। मंत्री जी कह रहे हैं, हालांकि मंत्री चाहे पहले रहे हों या कभी रहे हों, रिटायर होने के बाद में वो हमेशा के लिए मंत्री हो जाते हैं। बहरहाल वो पैकफेड के चेयरमैन थे तोताराम जी और उनको गिरफ्तार किया गया। पत्रकार बार बार पूछते कि आप कोतवाली क्या करने आए हैं, तो कहते मुझे गिरफ्तार नहीं किया गया है। अब कोतवाली वो ऑटोग्राफ देने के लिए तो गए नहीं है, ना ही कोतवाली वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए गए हैं। पुलिस के को ले जाए अगर कोतवाली तो उनको डिनर करवाने के लिए पुलिस नहीं लेके जाएगी। बहरहाल इन सभी बातों का पटाक्षेप आईजी ए सतीश गणेशन ने किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा, एक जो नियमित तौर पर ब्रीफिंग होती है
उन्होंने कहा कि तोताराम को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन यह विरोधाभास देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली देखिए कि एक तरफ ए सतीश गणेशन कहते हैं कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और दूसरी तरफ कोतवाली से तोताराम जी निजी मुचलके पर रिहा कर दिए जाते हैं। पूरी खबर आप देखिए, आप पूरी खबर देखेंगे, उसके बाद में हम आएंगे और चर्चा करेंगे कि क्या इस राज्य में दो कानून चलते हैं क्या, यह समझने वाली बात है। इस खबर को देखिए, समझिए और फिर हम चर्चा में शामिल होंगे। पिंजरे में कैद हुआ तोता, फिर 4 घंटे में आजाद हो गया तोता। तोता राम के भी क्या कहने। दोपहर 3 बजे के आसपास का वक्त था जब पंचायत चुनाव में बूथ कैप्चरिंग के आरोपी और दर्जा प्राप्त मंत्री तोताराम को मैनपुरी में शिवपाल यादव के मंच से एक कार्यक्रम में पुलिस उठा ले गई। जरा ध्यान से देखिए इन तस्वीरों को। कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव हैं, पास में सांसद तेज प्रताप यादव बैठे हुए हैं और ठीक इनके पीछे तोताराम यादव बैठे हुए हैं। कार्यक्रम का मजा ले रहे थे, तभी पुलिस तोताराम को खोजते हुए आई और थाने ले गई। लेकिन थाने पहुंचने के बाद भी तोताराम के तेवर में नरमी नहीं आई। पुलिस से घिरे होने के बावजूद जब पत्रकारों ने तोताराम यादव से गिरफ्तारी पर सवाल किए तो तोताराम यादव ने कहा उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। सुनिए, गौर से सुनिए तोताराम को। ऐसा कुछ कहा था तो फिर गिरफ्तार क्यों कर लिया? आपकी पार्टी की मुझे सरकार मैं गिरफ्तार हूँ नहीं। अच्छा, आपकी पार्टी की सरकार है? गिरफ्तार नहीं, मुझे मैं गिरफ्तार हूँ नहीं। अच्छा, आपकी पार्टी की सरकार है? गिरफ्तार नहीं, मुझे मैं गिरफ्तार हूँ नहीं। अच्छा, आपकी पार्टी की सरकार है? गिरफ्तार नहीं। तो सुना आपने, थाने में खड़े होने के बाद भी जिस तरह से तोताराम बोल रहे थे, उससे साफ जाहिर होता है कि तोताराम ये बखूबी जानते थे कि ज्यादा वक्त तक उन्हें कोई शिकंजे में नहीं रख सकता। और हुआ भी ऐसा ही। शाम के 7 बजने से पहले तोताराम पिंजरे से आजाद हो गए। हालांकि जिस वक्त उत्तर प्रदेश के आईजी लॉ एंड ऑर्डर ए सतीश गणेश तोताराम की गिरफ्तारी की जानकारी की बात कह रहे थे, उस वक्त तक तोताराम यादव थाने से निजी मुचलके पर फुर हो गए थे। 17/10/2015 को थाना बेवर में जो वहां के निर्वाचन अधिकारी थे, जो मतदान केंद्र था, उनके द्वारा एक मुकदमा अपराध संख्या 297/15 297/15 ये जो है पंजीकृत कराया गया था। राजकुमार सिंह निर्वाचन अधिकारी थे और उसमें 14 व्यक्तियों को नामजद किया गया था। और क्रम में आज मैनपुरी की कोतवाली पुलिस के द्वारा श्री तोताराम यादव की गिरफ्तारी हुई है और उसके आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। ये बात अभी मुझे बकौल आईजी जोन आगरा श्री डीसी मिश्रा के द्वारा ये बात बताई गई है। तोताराम का पिंजरे में आना और देखते ही देखते फुर हो जाना कई सवाल खड़े करता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। श्री तोताराम यादव की गिरफ्तारी हुई है, ये बात मुझे मालूम चली है। आईजी सतीश गणेश जी कितने सम्मान पूर्वक अपनी संसदीय भाषा का इस्तेमाल करें। निश्चित तौर पर हमें ये मेरे जहन में आ रहा था कि कोई व्यक्ति बूथ कैप्चरिंग कर रहा है, तस्वीरों में कैद हो रहा है, क्या हम उसके लिए इतना सम्मान दे सकते हैं? क्या वो इतने सम्मान का अधिकारी है? ये सवाल मेरे जहन में आया और इस बात को भी हम चर्चा में यहां पर रखेंगे। अच्छी बात है, सम्मान देना चाहिए, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो एक तरीके से लोकतंत्र के लिए धब्बा हो गया हो, यह बड़ा सवाल है। तर्क कर लीजिए आप 1000, लेकिन तस्वीरें गलत नहीं कहती। और अब तो जिला निर्वाचन अधिकारी ने उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया है, मामला और पुख्ता होता है और उसके बाद में 4 घंटे के बाद में रिहाई भी हो जाती है। आप सोचिए, यह है उत्तर प्रदेश का दोहरा कानून। हमारे साथ में खास मेहमान मौजूद हैं, तारुफ करवाना चाहेंगे अपने तमाम खास मेहमानों का। धर्मानंद तिवारी हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी से, सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस समय एपी ओझा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शबी हैदर हमारे साथ हमारे संवाददाता मौजूद हैं और यहां कानपुर स्टूडियो में सत्यदेव पचौरी भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी खास मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत। शबी,
सबसे पहले हम इस चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। एक जो सवाल मेरे जहन में आया कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि बूथ कैप्चरिंग करते हुए पकड़ा गया हो, उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया हो, क्या वो सम्मान का अधिकारी है? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि आखिरकार 4 घंटे के अंदर ही अगर कोई सामान्य सा व्यक्ति होता तो क्या 4 घंटे के अंदर ही उस व्यक्ति को निजी मुचलके पर छोड़ दिया जाता बूथ कैप्चरिंग के आरोप में? और फिर क्या ये तोताराम थे इसीलिए इनको छोड़ दिया गया? ये 3 सवाल हैं जो कि हम आपसे कर रहे हैं। शबी, आप हमें बताएं, उसके बाद हम प्रिंस लेनिन के पास चलेंगे। फोन लाइन पर मौजूद हमारे साथ शबी। बिल्कुल मनीष, बहुत बड़ी बात आपने उठाई है और हम सबको जो है ये सोचना होगा कि सच क्या है, झूठ क्या है, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। आज तक रावण के आगे मैंने नहीं सुना कि किसी ने श्रीमान रावण कहा हो या आदरणीय रावण जी कहा हो। आज तक मैंने यजीद के आगे सम्मानजनक कोई शब्द नहीं सुना, किसी ने जनाब यजीद कहा हो या यजीद के बारे में कोई अच्छी बात कही हो। तो हम समाज को क्या दे रहे हैं, हम समाज अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, हम अपने युवाओं को किस तरीके का मैसेज दे रहे हैं, ये सारी चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए। और हमें डंके की चोट पर, हम चाहे किसी शीर्ष पद पर हों या हम चाहे सड़क पर वॉक कर रहे हों, हमें डंके की चोट पर सच को सच कहना चाहिए, अच्छे को अच्छा कहना चाहिए और बुरे को बुरा कहना चाहिए। जिस दिन हमारे अंदर इतनी हिम्मत आ जाएगी अच्छे को अच्छा कहने की, मनीष जी, 50% जो बुराइयां हैं हमारे बीच में वो अपने आप जो हैं वो खत्म हो जाएंगी। तोताराम लोकतंत्र के गुनाहगार हैं, ये सही बात है। तोताराम की 4 घंटे में रिहाई हो गई, कैसे रिहाई हो गई, क्यों रिहाई हो गई, ये हम सबको पता होगा। लेकिन उससे बड़ी बात है मनीष के तोताराम को गिरफ्तार किया गया। आज तोताराम ट्रेंड किए हैं ट्विटर के ऊपर, कल सीएम अखिलेश यादव ट्रेंड के ऊपर थे, आज हैशटैग के साथ तोताराम जो है वो ट्रेंड किए हैं। तो ये कहीं ना कहीं से ये हमें और आपको और हमारे जो आईजी साहब हैं उनको या सरकार में जो सत्ता के शीर्ष पदों पर बैठे हैं उनको सोचना होगा कि ये जो परिपाटी चली आ रही है, श्रीमान लोटन ने फलाने का रेप कर दिया, तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि लोटन अगर रेप किए हैं तो उनके आगे श्रीमान ना लगाया जाए। चलिए शबी मैं आपको रोक रहा हूं। आपने ये बात कही कि हाँ वो गुनहगार हैं लोकतंत्र के, कम से कम बूथ कैप्चरिंग करते हुए पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ मामला नामजद दर्ज करवाया गया है, इसलिए वो सम्मान के अधिकारी तो कम से कम नहीं है। हमारे साथ में इस समय प्रिंस लेनिन मौजूद हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के। लेनिन साहब, स्वागत है आपका। मैं सिर्फ आपसे यह जानना चाहता हूं कि 4 घंटे में रिहाई हो जाती है तोताराम जी की, एक कोई राम खिलावन जो एक सामान्य सा व्यक्ति होता और वो अगर पकड़ा जाता तो क्या 4 घंटे में उसकी रिहाई हो जाती? पहला सवाल। और दूसरा सवाल, बूथ कैप्चरिंग की है, क्या ऐसे में हमारा कानून इजाजत निजी मुचलके पर रिहाई के लिए? और वैसे तो फिर विशेषाधिकार कोतवाल साहब का रहता ही है, थाना अध्यक्ष का। लेनिन साहब क्या कहेंगे आप? ये जो प्रकरण है ये अपने आप में कुछ चीजों को उजागर करता है कि एक आम जनता के लिए अपराध की क्या श्रेणी आती है, उसके खिलाफ कार्रवाई किस तरह से होती है, और कोई विशिष्ट व्यक्ति अगर कितने भी गंभीर अपराध का उल्लंघन करता है तो उसके साथ क्या सलूक पुलिस के द्वारा किया जाता है। जिस तरह से ये एक ड्रामा कराया गया कि एक कागजी कार्रवाई दिखाने के लिए कि हमने अपने सरकार में बैठे हुए लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, क्योंकि अब शायद चुनाव आ रहे हैं, उनको सुगबुगाहट लग रही होगी कि जनता में ऐसे कृत्यों का एक अलग से सरकार की इमेज पे असर पड़ रहा है। तो उसको इन्होंने ठीक करने के लिए एक ड्रामे की रचना की कि उनकी गिरफ्तारी पहले दिखाई और फिर बाद में थाने से ही रिहाई कर दी गई। मैं तो खुद पूछना चाहूंगा, आईजी महोदय को स्पष्ट करना चाहिए था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि किन धाराओं के तहत उनकी तोताराम की गिरफ्तारी की गई थी, क्योंकि तोताराम ने जो अपराध किया था वो सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति में किया था, वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया था। एक एक लाइन पे आप अगर कानून में ध्यान दें तो अपराध बदलता होता रहता है और गंभीरता उसकी बढ़ती रहती है। तो अगर जिस तरह तोताराम का जो अपराध था वो 135A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत आता है, उसमें भी कई क्लॉजेज हैं, उसमें कहीं 1 साल की सजा का आता है प्रावधान, उनके में कहीं 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान आता है। तो तोताराम के ऊपर क्या अपराध प्रथम दृष्टया लगाए गए हैं, क्या आरोप लगाए गए हैं, वो उसका उल्लेख उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में करना चाहिए था। जो धाराएं लगाई थी उसके बाद उसको सार्वजनिक करना चाहिए था कि महज एक कागजी कार्रवाई करने के लिए आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमने बूथ कैप्चरिंग के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, अपनी पीठ थपथपाई और फिर धीरे से उसको पीछे से
थाने से छोड़ दिया गया। तो ये दोनों चीजें विरोधाभासी हैं। ये कहीं से ये मैं जानने की कोशिश करूंगा लेनिन साहब की आखिरकार अगर बात तो उनसे हमारी हो पाई जो इसके लिए जवाबदेह हैं, खासतौर से अगर आईजी साहब से बात हो जाए तो बहुत बेहतर है। मुझे लगता है कि और या फिर वहां के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जो मैनपुरी के हैं वो ये बता पाए कि किन धाराओं के तहत गिरफ्तारी हुई और अगर रिहाई हुई है तो कैसे रिहाई होगी। ये सवाल हम उनसे भी करना चाहेंगे, बशर्ते वो हमारा फोन पिक कर लें। कोशिश हमारी यही रहती है कि बातचीत हो जाए उनसे, लेकिन फोन उठाएं तो एक बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया लेनिन साहब आपका हमसे बात करने के लिए। तो फिलहाल हम तह तक जाने की कोशिश करेंगे कि आम आदमी के लिए और वीआईपी के लिए दो कानून है इस राज्य में क्या, और आखिरकार अगर ये ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही तो जनाब कम से कम ऐसा मत करिए, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। चर्चा चल रही किस तरीके से 4 घंटे के लिए तोताराम जी को कहने के लिए गिरफ्तार भी किया गया और उनको छोड़ भी दिया गया। बात सिर्फ इतनी नहीं है, आप कईयों को बाहर निकाल रहे हैं, कईयों के ऊपर आप कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन दरअसल जो आप कार्रवाई करना चाहते तो वहां पर आप बच रहे हैं। धर्मानंद तिवारी, सुरेंद्र राजपूत, एपी ओझा, शबी हैदर और सतदेव पचौरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, जो आज की पूरी कवायद हुई है, चाहे वो विधायकों का निष्कासन हो, गोवा में रंगरेलियां करते हुए पकड़े गए थे इसलिए उनको निकाला गया, 2 और विधायक हैं उनको निकाला गया अनुशासनात्मक कार्रवाई के चलते, तोताराम जी का जो हाल हुआ वो भी आपने देखा है। आपके अपना रिएक्शन इस पूरे घटनाक्रम पर क्या है, क्या साबित करना चाहती है सरकार, आपका अपना आकलन? एक बड़ा पुराना सा शेर था, किसी शायर का नाम मुझे याद नहीं है मनीष जी, निकाला नहीं गया है कि कर रिहाई की कोई आसान सूरत, छूट जा, लेके रिश्वत फंस गया है, दे के रिश्वत छूट जा। तो ये मामला यहाँ पर कुछ ऐसा ही लग रहा है। एक अंग्रेजी की कहावत है ना कि यू शो मी द फेस, आई विल शो यू द रूल। तो जब चेहरा देख करके लोगों को आप नियम बताएंगे, प्रिंस लेनिन ने अच्छा कहा कि भाई आप हमें धाराएं बताएं, उसके बाद हम बात कर पाएंगे। अब यहां पर इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं लोकतंत्र के लिए, ये आज के लिए ही नहीं, लोकतंत्र में आने वाले दिनों के लिए भी एक नजीर है। आप इस चीज को देखें मनीष कि तोताराम जी की गिरफ्तारी क्या उन धाराओं में हुई है जिन धाराओं में उनके गनर की गिरफ्तारी हुई? अगर उनका गनर भी 4 घंटे में छूट गया है तो हमारा कानून के ऊपर विश्वास है। हमें नहीं मालूम उनका गनर 4 घंटे में छूट गया कि नहीं छूटा, क्योंकि उनके गनर की 1 महीना पहले गिरफ्तारी हो गई थी। अगर उनका गनर 4 घंटे में छूटा है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर गनर उनका 4-6-10 दिन में छूटा है या महीने भर में छूटा है और तोताराम जी अगर 4 घंटे में छूट गए हैं तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न है, जिसका कि जवाब इस सरकार को देना पड़ेगा। और हमारे पास श्री धर्मानंद तिवारी जी हैं सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, तो हम उनसे मांगेंगे सवाल का जवाब। धर्मानंद जी एक सच्चे समाजवादी हैं, ज्यादा झूठ नहीं बोल सकते हैं, तो इसलिए हमें मालूम है कि वो एक सीमा तक बचाव कर पाएंगे, एक सीमा के बाद धर्मानंद जी भी सच बोलेंगे, हमें भरोसा है इन पर। आपको बताएं, दूसरी बात आप इस चीज को देखें कि वो जिन लोगों के खिलाफ, उनके विधायकों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, अब ये कौन सी जांच हुई है? 2 विधायक हैं, 3 विधायक हैं, कोई गोवा में है या कोई कहां पर है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है वो क्या गोवा वाले प्रकरण पे कार्रवाई हो रही है या वर्तमान में पंचायत चुनाव वाले प्रकरण पे कार्रवाई हो रही है? ये सरकार को क्लियर करना चाहिए। हमें नहीं मालूम है आज की डेट में कि तोताराम जी, मैं तो बधाई दूंगा ये मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सतीश अग्रवाल जी को कि उनके दबाव में ये मैनपुरी का एक इकलौता इस तरीके का केस है जहां पर वहां के डीएम ने इतने बड़े एक जो दर्जा प्राप्त मंत्री थे उनके खिलाफ कार्रवाई कराई। निश्चित तौर पर अगर ये चुनाव आचार संहिता न लगी हुई होती, सतीश अग्रवाल जी का मैं नाम लेकर के कह रहा हूं, निश्चित तौर पर ये काबिल तारीफ, हम इसकी तारीफ करते हैं। ये सतीश अग्रवाल जी की काबिल तारीफ है कि उन्होंने कराई, ताकि मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से हमारी बात हो, कौन सी धाराएं लगी हुई थी और किन धाराओं के तहत उनको छोड़ दिया गया या क्या प्रावधान है। ये जो सवाल आपने उठाए हैं इसकी सही जानकारी तो वहां के पुलिस कप्तान जो होंगे वही जानकारी दे पाएंगे मुझे लगता है, और हमारी कोशिश अनवरत जारी है। नहीं, एक बात और भी आप पूछें, एक बात और भी पूछें। जी 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 बताएं। एक बात और भी पूछें, क्या उन धाराओं में ही वो गनर साहब भी गिरफ्तार हुए थे? अगर गनर 4 घंटे में छूट गए तो हमारा कानून पर भरोसा है जी, लेकिन
जी, अगर गनर को ज्यादा समय गिरफ्तार रखा गया तो तोताराम जी को ऐसी कौन सी विशेष अधिकार प्रयुक्त हुए हैं जिन पर कि वो 4 ही घंटे में उन्हें निजी मुचलके ये सवाल होंगे, जरूर होंगे। सत्यदेव पचौरी जी, सरकारी अधिकारी से, सरकारी कर्मचारी से शासन को, संस्था को और समाज को कौन सा खतरा है? जी सत्यदेव पचौरी जी, सरकारी अधिकारी से बहुत सारी बातें यहाँ पर सुरेंद्र राजपूत जी ने कह दी हैं। शासन को, समाज को, सरकार को कोई खतरा नहीं है। बहुत सारी बातें सुरेंद्र राजपूत जी ने कही, बिल्कुल साफ साफ क्लियर कट कैटेगराइज करते हुए सुरेंद्र राजपूत जी ने बातें कही हैं। जो सवाल हमें सरकार के प्रतिनिधि से, जो सवाल हमें स्थानीय प्रशासन से पूछने चाहिए, बिल्कुल कैटेगराइज कर दिया है। आप इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या सोचते हैं, और क्या इसमें भी आपको कोई ब्रेन वॉश करना, चुनावी राजनीति, राजनीतिक कोई रणनीति, जनता को बहकावे में डालने की कोई नीति, क्या आपको समझ में आता है ऐसा कुछ भी हो रहा है सत्ता के शीर्ष से? देखिए, ये उन लोगों की सरकार है जिनके बारे में कहा जाता है कि सीख वाको दीजिए, जाको सीख सुहाए। यानी जो अच्छी बातें उसके लिए करो जो अच्छा चलने की कोशिश करता हो। इस सरकार में कोई कानून नहीं है। इस सरकार में अलग अलग कानून है, कई धड़ों में कानून बटे हुए हैं। ये उनका आदमी है, ये उनका आदमी है, कई लोग मुख्यमंत्री हैं। देखो ये गिरा, और ये सरकार की हमेशा से उन लोगों को महत्व रहा है जो कानून को तोड़ें, चाहे जो करें उनको उनके हित में काम करें, उनके हित में काम करें। और यही तोताराम जी ने किया है, क्योंकि अधिकारियों के निर्देश पर, कानून के निर्देश पर उनको गिरफ्तार किया गया और ऊपर से तत्क्षण निर्देश प्राप्त हुए। मैं समझता हूं कि ये बंद करिए और इनको छोड़िए। बगैर ऊपर के निर्देश पे तो कोई थानेदार छोड़ ही नहीं सकता, एसपी छोड़ ही नहीं सकता, किसी की हैसियत नहीं है, क्योंकि वो सरकारी गिरफ्तार करने की हैसियत और न छोड़ने की हैसियत। हाँ, सरकारी अधिकारी की लिखाई गई एफआईआर पे वो गिरफ्तार हुए, ऐसे गिरफ्तार नहीं हुए। लेकिन ऊपर से जैसे ही आदेश आया तो उन्होंने स्थानीय निकाय आयोग को दिखा दिया, पंचायत उसको, कि तुम्हारी हैसियत कुछ नहीं। हमारे सरकार में जो हमारे सरकार के हित में काम करेगा, पार्टी के हित में काम करेगा, उसको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। एपी ओझा साहब, क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी आपने जो मूलभूत सवाल इसमें उठाया है कि क्या कानून दो तरह का है, ये बिल्कुल सही है। आप आजादी के बाद से आज तक का अगर रिकॉर्ड उठा के देख लें तो यह है कि इस देश में कानून बनाने वाले, कानून का पालन कराने वाले और कानून की व्याख्या करने वालों के लिए कानून अलग है, आम जनता के लिए कानून अलग है। कानून इस देश में सिर्फ कमजोर के लिए है, जो सक्षम है उनके लिए कोई कानून नहीं है। और जहां तक ये गिरफ्तारी और छोड़ने की बात है, इसमें यह देखना जरूरी होगा कि किन, सही बात है जो प्रिंस लेनिन ने कही कि किन धाराओं में गिरफ्तारी है, उनमें सजा कितनी है। तो लेकिन ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि आखिर ये नाटक क्यों, और ऐसे नाटक चुनाव वर्ष में ही क्यों? कहीं न कहीं ये बात बिल्कुल सतह पे आ गई है कि अब जो एक चुनाव की आपाधापी होती है, निश्चित उसमें किस तरह से हमें जनता के सामने अपने को प्रदर्शित करना है कि हम बहुत अच्छे कानून का पालन कराने वाले हैं, हम अपने को भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ऐसा मन से नहीं, ये और एक दूसरी बात और ओझा साहब जो मेरे जहन में आ रही है वो ये भी पूरे चुनाव में कि मीडिया का ध्यान भी ऐसी हुई है, मीडिया का ध्यान भी कहीं इधर से उधर हो जाए। हम आज चर्चा, कल हम चर्चा कर रहे थे अखिलेश यादव के बारे में, और आज चर्चा हम कर रहे हैं तोताराम को लेकर और कानून व्यवस्था को लेकर। तो जाहिर सी बात है मीडिया पे अपना ध्यान डाइवर्ट करे, और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की जो नाराजगी थी उनके करीबियों को लेकर, उसके बाद जिस तरीके से लोगों को बाहर निकाला गया, तो उस मुद्दे से हटाकर इस मुद्दे पे लाया जाए और कल के बाद में फिर कोई नई चीज बताई जाए। तो यह भी एक प्रयास हो सकता है जनता के साथ साथ मीडिया का भी ध्यान बटाने के लिए। लेकिन हम सारी चीजों को देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो सीधे सवाल होगा हमारे संवाददाता शबी हैदर से कि तोताराम की गिरफ्तारी के बाद में कुछ हलचल लखनऊ में हुई, और जो हलचल लखनऊ में हुई क्या असर हुआ मैनपुरी में कि 4 घंटे के बाद ही रिहा कर दिए गए? कोण क्या है, एंगल क्या है, करीबी कहां पर है, और पावर सेंटर तोताराम का जो बल्ब है वो जल कहां से रहा है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। 4 घंटे में तोता अंदर भी आता है और बाहर भी चला जाता है। दरअसल सवाल यह है कि तोताराम
का जो पावर सेंटर है वो कहां पर है, वो कौन सा पावर है, वो कहां पर एनर्जी सप्लाई होती है जहां से तोताराम का बल्ब जलता है और जहां से तोताराम का बल्ब बंद हो जाता है। सभी हमारे साथ मौजूद हैं। सभी निश्चित तौर पर हर किसी का कोई ना कोई गॉडफादर तो होता ही होता है और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए उस पावर सेंटर में अपना भी कमरा बुक करवा कर रखना पड़ता है जहां की हमें सुरक्षित पनाहगाह मिल जाए। हम जरूर आपसे जानना चाहेंगे वो कौन सा पावर सेंटर है जहां से तोताराम का बल्ब जलता है और वहां से बत्ती बंद कर दी जाती है, क्योंकि वहीं से सारी कहानी क्लियर होगी कि 4 घंटे में तोता फुर कैसे हो गया। बिल्कुल मनीष जी, बहुत बड़ा सवाल है, वाजिब सवाल है। और अगर पिछले एक हफ्ते की हम इन घटनाओं के ऊपर नजर डालें, जिस तरीके से आनंद भदौरिया, सुनील साजन की बर्खास्तगी हुई, जिस तरीके से और बहुत सारे लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई, पंचायत चुनाव की दूरबीन से भी इस पूरे नजरिए को देखना होगा कि आखिर वो मंच से ही तोताराम की गिरफ्तारी क्यों हुई। ये जाहिर सी बात है, मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर लगातार जो फेरिस्त है वो बदली जा रही है, लगातार मंत्रियों को फोन किए गए हैं। वो लोग जो कहीं ना कहीं से अपने प्रतिनिधि या अपने घर के परिवार के लोगों को चुनाव लड़ाना चाहते थे, उनके टिकट कटे हैं। बहुत सारे नाम है, लंबी फेरिस्त है, उसमें नहीं जाना है। लेकिन अगर हम देखें तो ये जो पूरा प्रकरण हुआ है मनीष जी, ये टकराव के कारण हुआ है, ये आपसी टकराव है, ये खींचातान है, ये परिवार की लड़ाई कह सकते हैं इसको कह सकते हैं कि जो छोटी मोटी जब खटर पटर एक परिवार में होती है, तो ये तो बहुत बड़ा परिवार है, पार्टी है, सरकार है, तो वहां पर भी इस तरीके की खटर पटर होना एक आम बात सी है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो सवाल है आपका कि आखिर तोताराम की जो गॉडफादर हैं, जो तोताराम की जो बत्ती है वो कहां से जल रही है, तो निश्चित तौर पे नेताजी मुलायम सिंह यादव एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसकी वजह से तोताराम की जो रोजी रोटी है, नेतागिरी की, वो चल रही है। और कहीं ना कहीं से शिवपाल जी के मंच पर इसलिए दिखाई दे जाते हैं कि साहब पैक्सफेड जो विभाग है जिसके इनको चेयरमैन बनाया गया है, वो सहकारिता विभाग के अंदर आता है और सहकारिता मंत्री जो हैं शिवपाल सिंह यादव हैं। तो कहीं ना कहीं से जो सारी चीजें हैं, लेकिन इसमें देखिए जो कहा जाता है कि साहब शिवपाल जी के करीबी हैं, राम गोपाल जी के करीबी हैं, मुलायम सिंह यादव के करीबी हैं, अखिलेश यादव उनको नहीं पसंद करते, तो ऐसा कुछ नहीं है। तोताराम को जो भी पावर, जो भी शक्ति मिल रही है वो नेताजी मुलायम सिंह यादव से मिल रही है। दूसरी बात यह है कि आखिर इनको गिरफ्तार क्यों किया गया, इनके ऊपर जो है वो इनको कोतवाली तक क्यों लाया गया। इस पूरी जो घटनाक्रम की जो पूरी स्क्रिप्ट है, जो ताना बाना है, वो परफेक्ट ताना बाना है। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव है, उसमें काफी सारी बगावतें हो रही हैं, काफी सारे सुर और विरोध के भी जो स्वर दिखाई दे रहे हैं। तो जब तोताराम की गिरफ्तारी हो सकती है तो किसी की भी गिरफ्तारी हो सकती है, कोई भी निकाला जा सकता है, किसी के ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। तो कहीं ना कहीं से एक तीर से कई सारे निशाने जो हैं वो साधने की कोशिश की गई है। और ये पूरा प्रकरण जो है, पूरा घटनाक्रम जो है, ये हम इसे कह सकते हैं कि बिल्कुल धर्मानंद तिवारी जी सारी बातें साफ हो चुकी हैं। दरअसल जिस समाजवाद का हम लोग जिक्र करते हैं, जिस डॉक्टर लोहिया के हम जिक्र करते हैं, जिस समाजवाद की विचारधारा का आप पालन करते हैं, कम से कम मुझे तो नहीं लगता कि तोताराम उस विचारधारा का पालन करते हैं। अगर वो पालन करते होते तो बूथ कैप्चर नहीं करवाते। ऐसे में अब आप क्या कहेंगे, क्योंकि सवाल बड़ा है। विचारधारा को बचाना जरूरी है, सरकार तो आती जाती रहती है और यहां पर विचारधारा का हनन हो रहा है, यहां पर विचार का संकट पैदा हो गया है। और आप बुजुर्ग हैं, नेता हैं, आप निश्चित तौर पर वरिष्ठ नेता हैं और आप इस बात को, हमारी भावना को समझेंगे जरूर, मुझे ऐसा लगता है कम से कम। धर्मानंद तिवारी जी। वाजपेयी जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतना ये मनोरंजन वाला नाम है तोता, और आपने बना दिया पिंजरा। पिंजरा और तोता का ये बात कहने से एक तरह की जुमला टाइप हो जाता है कि तोता है और पिंजरा है और फूर हो गया। अभी सुरेंद्र भाई के बाद से मैं ये वाकिफ हुआ, इन्होंने बड़े इल्ज़ाम लगाए। पहली बात तो ये कि कौन धारा लगा उन पर, ये आपको भी अभी नहीं मालूम है। आईजी साहब की बात हो चुकी थी, किसी से हुई, कौन धारा लगा था, कौन धारा में वो गिरफ्तार हुए, कैसे छूट गए। आप अभी देखे होंगे कि 19 तारीख को नहीं, आपको दूसरा उदाहरण, माफ करिएगा मैं आपको रोक रहा हूँ। धर्मानंद तिवारी जी, आप अपनी बात को कंटिन्यू करिएगा। नहीं, वही मैं बताने, जब मेरी पूरी बात सुनते नहीं, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। मैं एक बात और कह देता हूँ, मैं एक बात और कह देता हूँ। पिछले आधे घंटे से
पिछले आधे घंटे से मैनपुरी के जो एसपी हैं राकेश शंकर जी, उनके सीयूजी नंबर पे मैं संपर्क कर रहा हूं और उनका फोन नहीं उठ रहा है। ये एक और इल्जाम अपने आप आयद होता है कि सरकारी अधिकारी या उनका गनर या उनका आरक्षी या उनका पीए या उनका असिस्टेंट कोई व्यक्ति फोन तक नहीं उठाता है। यह भी एक इल्जाम तुरंत का तुरंत है, जो कि मैं ऑन एयर कैमरे पे गंभीरता पूर्वक कह रहा हूं। अब आप अपनी बात कह सकते हैं। धर्मानंद जी कहिए। हम मतलब है हमारा कहना है कि जब आप खुद ही कह रहे हो कि मैं संपर्क करना चाहता हूं, संपर्क नहीं हो पा रहा है, कौन धारा लगी है, कौन धारा में, मैं जहां तक जानता हूं एक बड़ा करेक्टर, बड़े नेता का जब हमने एग्जाम्पल दिया कि इतने बड़े भ्रष्टाचार के केस में कांग्रेस के अध्यक्षा और उपाध्यक्ष दोनों एक ही दिन में छूट गए, जबकि उनको जेल जाना चाहिए था। अब ये क्या कहेंगे आप, हमारे कांग्रेसी मित्र क्या कहेंगे, इसके बारे में भी उनको जवाब देना चाहिए। और तोताराम पर कौन दफा लगा है ये अभी क्लियर नहीं हुआ। मैं जानता हूं कि थाने में एक साधारण धारा है 151 शांति भंग का, उसमें आपको कोर्ट में जाना ही पड़ेगा, कोर्ट से ही आप छूट पाएंगे। लेकिन और बहुत सी धाराएं हैं जो थाने के अंदर इंस्पेक्टर को इतना पावर होता है निश्चित कि निजी मुजल्के पर छोड़ सकता है। हम लोग कई बार गिरफ्तार हुए थाने से ही हम लोगों को छोड़ दिया गया निजी मुचलका के ऊपर। तो अब कौन धारा लगा है पहले ये तो क्लियर हो जाए। वो 3 साल जेल वाली थी कि 5 साल जेल वाली थी, 7 साल जेल वाली थी कि तुरंत छूट जाने वाली थी, और उस धारा में इंस्पेक्टर को पावर है कि नहीं, को छोड़ सकता है कि नहीं छोड़ सकता है। जहां तक मैं समझता हूं इतना ये चर्चित विषय हो चुका है तोताराम कि उनके मामले में जब वो गिरफ्तार हुए, और सबसे बड़ी बात तो कह रहे हम गिरफ्तार नहीं हुए, उनके हाथ में तगड़ी लग गई होती, पुलिस खदेड़ के ले जाती, तब वो मानते कि हम गिरफ्तार हुए हैं। वो तो मान रहे कि हम गिरफ्तार नहीं हुआ है। वो जो मुलजिम है वो कह रहा हम गिरफ्तार नहीं, आप कह रहे मुचलका पर छूट गया, आप कह रहे कि धारा मालूम नहीं। तो खुदे में नाम भी मनोरंजन वाला है, पिजड़ा भी मनोरंजन वाला है, और इसको इतना हम लोग सीरियस मान रहे हैं, ये तो हमारे समझ में नहीं आ रही है बात। श्रीमान जी गिरफ्तार गंभीरता इसलिए 4 घंटे में तोता पूर्ण हो गया। धर्मानंद तिवारी जी, बहुत गंभीरता से मैं ये बात कह रहा हूँ। गंभीरता इसलिए है क्योंकि अगर कोई व्यक्ति लोकतंत्र का गुनहगार है, ठीक है ना, आप इस बात को मान रहे हो, सुरेंद्र राजपूत जी भी कह रहे हैं कि उनके गनर को गिरफ्तार किया गया, वो क्या उसको भी 4 घंटे में रिहा कर दिया गया। दोनों लोग साथ ही घुसते हैं। मुझे नहीं मालूम कि धाराएं कौन सी हैं, मुझे नहीं मालूम कि उन धाराओं की क्या व्याख्या की जाएगी, मुझे यह भी नहीं मालूम कि उन धाराओं के अंतर्गत क्या सजा मुकर्रर की जाएगी। लेकिन 2 व्यक्ति एक साथ मतदान केंद्र के अंदर घुसते हैं और दोनों व्यक्ति एक ही काम में शरीक रहते हैं, एक व्यक्ति को छोड़ दिया जाए और एक व्यक्ति अंदर आ जाए, ये एक बड़ा इल्जाम है। और दूसरी तरफ मैंने आपसे सवाल ये किया हुआ था कि यहां पर विचारधारा का संकट है। जो आपकी विचारधारा को तोड़ रहा हो, उसको संरक्षित, उसको पल्लवित, उसको पोषित करने का प्रयास आपके हाईकमान की तरफ से क्यों किया जा रहा है? चौथा बड़ा सवाल यह है कि आप ये मानते हैं कि बगैर हाईकमान के, बगैर आपके शीर्ष नेतृत्व के पुलिस ने यूं ही गिरफ्तारी कर ली, पुलिस ने यूं ही छोड़ दिया? क्या आप ये मानते हैं इस बात को? धर्मानंद तिवारी जी, ये सवाल वाजिब सवाल है, बहुत गंभीर सवाल है, इसमें कोई हंसी मजाक नहीं है। तो ये आप कह रहे हैं गंभीर सवाल है। जो मुलजिम कह रहा है हम गिरफ्तार नहीं है, आईजी कह रहा है कि हम गिरफ्तार हो गए, पहले ये तो फाइनल कीजिए तिवारी जी, तब तो उसके बाद बात बढ़ेगी आगे ना। तिवारी जी, मुलजिम कह रहा है हम गिरफ्तार नहीं है। अरे भाई तिवारी जी, 1 से 51 में इतने लोग गिरफ्तार होते हैं, कभी आईजी प्रेफरेंस करके नहीं बताता है कि इतने लोग आज 1 से 51 में गिरफ्तार हुए। जब संगीन अपराध होता है तभी आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि हमने गिरफ्तार किया हुआ है। फिर आप इसको मामूली बात बता रहे हो, मामूली धाराएं बता रहे हो। हमें लगता है आपके यहाँ तो 3 से 2 और मामूली बात भी मामूली धारा है, क्योंकि धाराओं का कोई खेल ही नहीं है। आपके यहाँ तो खुला खेल फर्रुखाबादी है, चाहे जो करो। चलिए राजपूत जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? कह सकते हैं आप कह दे, जब वाजपेयी जी खुद इस बात को मान रहे हैं कि कौन धारा लगी हमको मालूम नहीं, 2-3 सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं कि हमको कौन धारा लगी है मालूम नहीं, तो कैसे बात बढ़ेगी? बात धाराओं का जिक्र नहीं हो रहा है यहाँ पर। इंस्पेक्टर को पावर है, बात कर रहा हूँ, इंस्पेक्टर को इतना पावर है
जी, धर्मानंद जी अगर मेरी बात सुने तो मैं एक दो बातें कहूं, वरिष्ठ हैं इनके बीच में नहीं बोल सकता हूं। आपने अभी कांग्रेस अध्यक्षा और उपाध्यक्ष के ऊपर कुछ बातें कही, तो मैं आपको दो तीन बातें बड़ी स्पष्ट कर दूं। आप तो समाजवादी हैं और शुरू से समाजवादी चिंतक हैं, कम से कम मसाजवादियों से आप अलग हैं। भारत की कांग्रेस की अध्यक्षा क्या थाने गई थी? उनको कोर्ट ने समन किया, वो कोर्ट में हाजिर हुई और कोर्ट ने उनको निजी मुचलके पर छोड़ दिया। और धर्मानंद जी का आरोप है कि उन्हें जेल जाना चाहिए था। क्या धर्मानंद जी को भारत के संविधान पर भरोसा नहीं है, संविधान की किताब पर भरोसा नहीं? ये प्रश्न करना पड़ेगा, क्योंकि उनको किसी थानेदार ने नहीं छोड़ा, उनको कड़कड़डुमा अदालत की जज साहिबा ने छोड़ा है और बाकायदा निजी मुचलके पर छोड़ा है। और उस समय श्री सुब्रमण्यम स्वामी जो एक पॉलिटिकल ट्रॉल हैं, भाड़े के राजनीतिक हत्यारे हैं भारतीय जनता पार्टी के आज की डेट में, पॉलिटिकल ट्रॉल हैं, वो खड़े थे, वो एक शब्द नहीं बोल पाए। तो जज के विवेक के ऊपर अगर धर्मानंद जी क्या नाम कुछ प्रश्न उठाना चाहते हैं तो धर्मानंद जी स्वतंत्र हैं। अब आई बात तोताराम जी की, या तोताराम जी के बहाने लोकतंत्र के ऊपर प्रहार की। यहां पर हमारा प्रश्न तोताराम नहीं है, यहां पर तोताराम जैसे सैकड़ों हजारों लोग टहल रहे हैं, और ये खाली उत्तर प्रदेश में नहीं। सत्यदेव पचौरी जी बैठे हैं, इनको थोड़ा सा लगेगा ये गुजरात में भी एक शख्स था जो आज की डेट में इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बना बैठा है, वो गुजरात से गुजरात बदर था। आज की डेट में उनको सुप्रीम कोर्ट से छोड़ने के लिए जो जज साहिबान हैं उन्होंने छोड़ दिया। हम किसी फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, रिव्यू पिटीशन सीबीआई ने डाली नहीं, लेकिन वो जज पता नहीं किस उसमें केरल के राज्यपाल बना दिए गए। तो यहां पर एक चीज नहीं, यहां पर तमाम तरीके के उदाहरण हैं कि तोताराम जी जैसे लोग गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में समाजवादी पार्टी की इस समय जिस सरकार है उसमें उनके जो समर्थक लोग हैं वो सब जगह पे टहल रहे हैं। मैं फिर कहूंगा कि ऑल क्रेडिट गोज निश्चित तौर पर सतीश अग्रवाल जी जो हम चर्चा यहां पर कर रहे हैं वो व्यक्ति को लेकर नहीं कर रहे हैं, अपने राज्य में व्यक्ति एक बहाना है चर्चा के लिए। हम दरअसल व्यवस्थाओं को जिससे छरीकरण हो रहा है, बहाना है, तो ये जो लोकतंत्र के ऊपर प्रहार है, निश्चित तौर पर लोकतंत्र को जो कमजोर करने की बातचीत चल रही है, बिल्कुल इस पर श्री धर्मानंद जी को कहना चाहिए। निश्चित तौर पर हम यहाँ पर अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, सुरेंद्र राजपूत जी एक ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पर जो लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो दर्शक यहाँ पर मौजूद हैं, तोताराम तो एक मोहरा है। तोताराम की वजह से सिर्फ हम पूरी चर्चा नहीं डिस्कस कर सकते हैं। डिस्कशन का पॉइंट यही है कि आप समाजवादी विचारधारा का जो छड़ीकरण जिसको कि आप अपने चारों तरफ लपेटे रहते हैं उसको लेकर हम बात कर रहे हैं, और जो व्यवस्थाओं का छड़ीकरण हो रहा है, जो उनका पतन हो रहा है, चर्चा इस बात की हम करना चाह रहे हैं। गंभीरता इस बात को लेकर है कि आप लोकतंत्र के गुनहगार को 4 घंटे में छोड़ देते हैं। ये एक सवाल तो है ही है। तोताराम ना होता कोई और होता, लेकिन बात तो व्यवस्था की है ना। दरअसल अगर व्यक्तियों की बात होती तो चिंतन इतना गंभीर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के होने से, ना होने से, खराब होने से, अच्छा होने से ये व्यवस्था खत्म नहीं होती। लेकिन जब चिंतन व्यवस्थाओं को लेकर होता है तो उतना ही वो गंभीर विषय हो जाता है। और आज चर्चा में तोताराम का जिक्र महज एक बहाना भर है, तोताराम एक मोहरा भर है, लेकिन सवाल व्यवस्था को लेकर है कि एक तरफ आईजी ए सतीश गणेशन कहते हैं कि उनको गिरफ्तार किया गया है, दूसरी तरफ वो महाराज कह सकते हैं कि निजी मुचलके पर कोतवाल साहब उनको छोड़ देते हैं। ये व्यवस्था की खामी नहीं तो किसकी खामी है कि आईजी आगरा कहते हैं कि साहब वो गिरफ्तार हो गए हैं, तोताराम कहते हैं कि हम गिरफ्तार नहीं हुए हैं। और उस ऐसे व्यक्ति के लिए हम श्री और सम्मान सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हैं जो कि कैमरे में रिकॉर्ड होता है बूथ कैप्चरिंग करते हुए। ये व्यवस्थाओं को लेकर हम बात कर रहे हैं। व्यक्तियों को लेकर अगर हम बात करेंगे तो शायद ये हमारा ओछापन होगा कि हम किसी व्यक्ति केंद्रित चर्चा में भाग ले रहे हैं। चर्चा व्यवस्था केंद्रित अगर होती है तो बेहतर होती है। एपी ओझा साहब जो बातें हम कह रहे हैं दरअसल वो व्यवस्था को लेकर है। सरकार किस तरीके से व्यवस्थाओं को तोड़ रही है, बना रही है, या उनका खुद अपने हाथों गला घोंट रही है, सवाल इसको लेकर है। ओझा साहब, देखिए वाजपेयी जी, अभी आपने जो बात कही, दरअसल जो एक चलन हो चुका है उसमें ये आ गया है कि पुलिस विशेष प्रशासन, पूरा प्रशासन विशेषकर पुलिस सत्ता की बांदी की तरह काम करती है, और बांदी का अपना कोई मंतव्य नहीं होता।
जैसे उसका प्रशासक कहता है उस तरह से उसको काम करना पड़ता है। ये सारे विरोधाभास इसी वजह से आ रहे हैं, क्योंकि अगर पुलिस अपने विवेक से काम करती, नियम कानून से काम करती, तो शायद ये स्थिति नहीं आती। और यहां हम आपको एक छोटी सी चीज और बताना चाहेंगे कि ये किन धाराओं में है, कैसे है, वो तो एक अलग बात है, लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि अगर सजा 7 साल से कम है तो गिरफ्तारी की आवश्यकता ही नहीं थी। तो क्या ये सिर्फ नाटक है? ये अभी आपने जो पहले सवाल किया था, तो ये सारी व्यवस्थाएं वहां जा रही हैं। और जब तक पुलिस प्रशासन नेताओं या शासन के बजाय कानून की किताबों के हिसाब से काम नहीं करेगा, तब तक ये स्थितियां तो इसका खामियाजा ओझा साहब, इसका खामियाजा तो सारे ही पुलिस के राजनीतिक दलों का चाल चरित्र चेहरा एक जैसा है। श्रीमान ओझा जी, इसका खामियाजा खुद पुलिस के कप्तान, उनके आईजी, उनके एसओ, उनके सीओ सब भुगत रहे हैं, क्योंकि व्यवस्था का राजनीतिकरण हो चुका है। जब ये पावर में है तो इनके लोग मौज मारेंगे, जब दूसरे पावर में आएंगे तो दूसरे लोग मौज मारेंगे, लेकिन एक वर्ग प्रताड़ित होता ही होता है, जिसके चलते व्यवस्था का शरीकरण हो रहा है। शबी, हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि ये जो राजनीतिकरण ब्यूरोक्रेसी का हो गया, जैसे कि अभी ओझा साहब कह रहे सत्ता की बांदी बन गई है पुलिस, तो फिर अब तो सोचना पड़ेगा कि ये पुलिस तो एक समाजवादी पार्टी की पुलिस हो गई, दूसरी बहुजन समाज पार्टी की पुलिस हो गई, जो कुछ थोड़े बहुत बच्चे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की पुलिस हो गई। तो ऐसे में तो हमें लगता है कि सब कुछ अंधेरे में दिख रहा है हमें। शबी, बिल्कुल मनीष, देखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है और एक ऐसा मुद्दा है जिसपे कम से कम जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो भी नेता हैं, उनको सोचना होगा आखिर क्या कारण होता है कि जब एक दल की सरकार जाती है और किसी दूसरे दल की सरकार आती है तो सबसे पहली गाज जो है वो आईएएस और आईपीएस अधिकारियों पर पड़ती है। कुछ लोगों को जो है बनवास हो जाता है, कुछ लोग बनवास से छूटकर मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं। आखिर क्या कारण था कि उनको बनवास क्यों भेजा गया था? ऐसे बहुत सारे अधिकारी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आप इस वक्त मौजूदा दो नामों को हम जो है वो ले सकते हैं, लेकिन नामों पे, व्यक्ति विशेष पे बात करना मुनासिब नहीं होगी। तो ये सवाल नेताओं के लिए सोच में परिवर्तन होना चाहिए और कम से कम जो हमारे आईएएस और आईपीएस ये जो ब्यूरोक्रेट हैं, उनको खुद बांदी नहीं बनना चाहिए। उनको खुद अपना जो, ऐसे बहुत सारे अधिकारी हैं जो समझौता नहीं करते, ऐसे बहुत सारे अधिकारी हैं जो एक लक्ष्मण रेखा खींचकर काम करते हैं, और ऐसे बहुत सारे अधिकारी हैं जो बिल्कुल जो है वो चरण वंदना करके जो है वो प्राइम पोस्टिंग पाते हैं। तो कम से कम ऐसा चिन्हीकरण होना चाहिए, ऐसे लोगों के ऊपर जो है वो उनका एक सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। और ये लोग समाज के सबसे उच्च पद के ऊपर होते हैं, तो इनको खुद जो उनकी आइडेंटिटी है, जो पद की गरिमा है, उसको नहीं गिरना देना चाहिए। और कम से कम इनकी जो आचार संहिता है उसमें इस तरीके के, जो इनकी एक ऐसी कोई संस्था है जो इन पर इस तरीके का अगर कोई अधिकारी कृत्य करता है या पाया जाता है, साफ दिखाई देता है के अपने अंदर कि आप किसी राजनेता या किसी व्यक्ति विशेष के इशारों पर जो है वो, जी ये थोड़ा विषयांतर हो जाएगा। इस चीज को हम यहाँ रोकते हैं। बिल्कुल उनका जो जी इसको मैं यहाँ पर आत्मा है उसकी आवाज सुनना चाहिए। एक आईएएस रहेगा, एक आईपीएस रहेगा। जी पचौरी साहब, यहाँ पर एक चीज हमें देखने को मिल रही है। मुझे ऐसा लगता है, जैसा कि शबी ने पहले भी कहा था बात करते हुए, और कुछ और मेहमानों ने भी कहा कि दरअसल अब चूंकि वक्त खत्म हो रहा है, अब अगले कुछ महीनों की बात हम करें, साल तो कहते नहीं है, कुछ महीनों में चुनाव होने वाले उत्तर प्रदेश में, और ये पावर की खींचतान है। या तो हम ये कह सकते कि अब आखिरी मौका है, जिसको जहां जो कुछ लेना है, जिसको जहां मैनेज करना है कर लिया जाए। अब पता नहीं आगे हो या ना हो। तो ये जो कुछ दिख रहा है, हमने देखा, हमारे पास लंबी फहरिस्त है कि इन मंत्रियों को बर्खास्त किया गया, कुछ के विभागों में फेरबदल किया गया, कुछ को पार्टी से बाहर निकाल दिया। एक लंबा A4 साइज का ये पूरा पेपर सिर्फ इस बात के लिए भरा हुआ है कि जिसमें हम देख रहे हैं अच्छे खासे नाम हैं। ये क्या हो रहा है? ये इसको हम तोताराम से बाहर हटके थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। ये तो एक बहानाबर है। देखिए, वास्तव में तोताराम का मामला अंदरूनी सियासत का खेल है। तोताराम तो एक मोहराबर है। हाँ, मोहराबर है। अखिलेश यादव को सेटिस्फाइड करना होगा, उनके 2 आदमी बाहर निकाल दिए गए हैं। देखिए, असली गेम मुलायम सिंह जी खेल रहे हैं। वो शिवपाल को भी खुश रखना चाहते हैं, रामगोपाल को भी खुश रखना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री पर नियंत्रण भी करना चाहते हैं कि तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री तो जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गए थे, तो वैसे फंसा हुआ अभिमन्यु है वहाँ, तो उनके हाथ में कुछ नहीं है। और क्योंकि मुलायम सिंह की कार्यशैली ऐसी रही है, पहले आप 2 बार मुख्यमंत्री रहे, उठा के देख लीजिए कि वहाँ कानून का राज्य नहीं रहा, गुंडा राज्य रहा। और ये तोताराम का मुद्दा नहीं है। कानपुर देहात में जो आप देख लीजिए, कौन सा यादव है, कल्लू
कल्लू के यादव के भाई ने अभी सरेआम गुंडागर्दी की, पकड़ा गया उसका भाई, वो छोड़ दिया गया। तो जिले जिले में इस प्रकार की घटनाएं हो रही। वक्त चूंकि अब हमारे पास कम हो रहा है, सुरेंद्र राजपूत जी, जो ये सवाल था, इस सवाल का हम जवाब चाहेंगे। आखिरी वक्त है और इस तरीके से ये में छटपटाहट दिख रही है। अखिलेश यादव के जो करीबी बाहर किए गए हैं, अब उनको अंदर लिया तो नहीं जा सकता है, लेकिन कम से कम अखिलेश को खुश करने के लिए कुछ और काम किए जरूर जा सकते हैं, और यही काम शायद मुलायम सिंह यादव कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप सुरेंद्र राजपूत जी? वक्त कम है, 2 मिनट वक्त बचा है हमारे पास में, सबसे रिएक्शन लेने हैं। देखिए मनीष जी, मैं बड़ी स्पष्ट बात बताऊं, उनके घर के अंदर क्या हो रहा है इसका हमारे लिए बड़ा विशेष वो नहीं है। अब वो कौन किसको खुश कर रहा है, कौन किसको नाराज कर रहा है, ये हमारा और आपका विषय शायद ना हो। हमारा और आपका विषय तो एक ये है, सत्यदेव पचौरी जी की एक बात से मैं सहमत। उन्होंने कहा कानून व्यवस्था जिले जिले में ऐसी खराब है। वहां पर कानपुर में इन्होंने किसी कल्लू यादव का नाम लिया। मैं आपको बताऊं, पूरे प्रदेश भर में तोताराम और कल्लू यादव जिले जिले और गली गली में हैं, जिसकी वजह से कानून व्यवस्थाएं खराब हैं। बाराबंकी में महिला को जला करके मार दिया जाता है थाने के अंदर, आप इस चीज को देखें। आप शाहजहांपुर में पत्रकार को मार दिया जाता है जला करके उसके घर में, आप इस चीज को देखें। आप ये देखें कि सहारनपुर में लूट हो जाती है, वहां के एसपी को शाम तक तबादला कर दिया जाता है, और लखनऊ में लूट होती है और 3 आदमी मर जाते हैं, यहां का एसएसपी 2 महीने तक उसका तबादला भी नहीं होता, ना लूट का खुलासा होता है। और लूट का खुलासा कहीं जाकर के गुंटूर में होता है आंध्र प्रदेश में, कि वो जो आतंकवादी मरे थे उन्होंने लखनऊ में लूट की थी। इससे बेहतर और इससे बदतर व्यवस्थाओं को आप देखें तो हमारी कोई शिकायत उनके घर के अंदर से नहीं है कि कोई सफाई जा रहा है या नहीं जा रहा है। क्या कहना हमारा तो ये कि कानून व्यवस्था आप ठीक करें, आप प्रदेश को विकास पर लाएं। ओझा साहब क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये सारी राजनीति, सारे दलों की राजनीति पारिवारिक राजनीति हो चुकी है। पारिवारिक राजनीति हो जाने की वजह से ये परिवार के जो विघटन है वो समाज में आ रहे हैं। जब तक ये पारिवारिक राजनीति चलेगी, अव्यवस्थाएं आती रहेंगी। इसलिए सबसे जरूरी है कि आंतरिक लोकतंत्र दलों में स्थापित हो और देश में लोकतंत्र पूरी तरह से स्थापित हो। चलिए, मुझे लगता है इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी काउंसिल की मीटिंग बुलानी पड़ेगी और सबको एक शपथ पत्र देना पड़ेगा कि अब किसी का बेटा और किसी का भाई ना आए और सब कुछ कानून के मुताबिक चलाने की कोशिश करेंगे। ऐसी कोई यहाँ पर भी कोई मुझे लगता है कवायद करनी पड़ेगी, लेकिन ये हो पाए बड़ा मुश्किल लगता है। धर्मानंद जी, हम आपसे आपका जवाब नहीं ले पा रहे हैं, जवाब आपने दिए जरूर हैं, लेकिन चूंकि वक्त की अब सीमा, चलिए आप उंगली उठा रहे हैं तो जरा जल्दी से कह दीजिएगा, क्योंकि हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं बचा हुआ है। बोल दीजिए आप अपनी बात जो कहना चाह रहे हो, कुछ सेकंड्स का वक्त है। अभी ओझा जी परिवारवाद की बात कर रहे हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई इसको जानना चाहिए, इसको समझना चाहिए। अरे भाई, शुरुआत, अरे आपकी कांग्रेस का आप नाम लेंगे, हमारे यहाँ ये मामला ये फंस जाएगा। परिवारवाद, मैंने कहा ना, समाजवाद में ये बात कहेंगे। मैंने कहा कि अब कोई अछूता नहीं है, कोई अछूता नहीं है, कोई दल अछूता नहीं है। मैं ये पुख्ता तौर पर कह सकता हूँ, कोई दल अछूता नहीं है। सब दलों में ये कैंसर लगा हुआ है और इसके लिए कम से कम दलों के शीर्ष लोगों को आगे आना पड़ेगा। जी, बहुत शुक्रिया धर्मानंद तिवारी जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ यहाँ पर चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ी लड़ाई आपको ही लड़नी है, क्योंकि समाजवादी विचारधारा को आप जैसे ही वरिष्ठ नेता आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। और सुरेंद्र राजपूत जी आपका भी शुक्रिया, ओझा जी आपका भी बहुत शुक्रिया, शबी आप हमारे साथ लगातार मौजूद रहे, आपका भी बहुत शुक्रिया, और सत्यदेव पचौरी जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल उम्मीद ये करते हैं कि व्यवस्थाएं बनी रहेंगी। व्यवस्थाएं अगर बनी रहती हैं तो देश, सरकार, राज्य सब कुछ चलते रहे, कम से कम व्यवस्थाओं के ऊपर राजनीति हावी ना हो, यही हमारी कम से कम अपेक्षा हो सकती है वर्तमान सरकार से। दीजिए इजाजत, नमस्कार।